नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो राजस्थान में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। कांग्रेस में जहां अभी तक ये तय है कि अशोक गहलोत ही सीएम फेस होंगे और कांग्रेस अपनी तमाम विकास योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, वहीं बीजेपी का फोकस इस बार लोकल मुद्दों पर है और इन स्थानीय मुद्दों में बीजेपी भ्रष्टाचार, बिगड़ी कानूनी व्यवस्था, बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर जनता के बीच जा रही है। यानी कि ये मुद्दे बीजेपी के हैं। अब समझिए, बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के राज में लगातार अपराध बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, भ्रष्टाचारी हावी हुए हैं और ये सभी मुद्दे जनता से जुड़े हैं, ये बात बीजेपी कह रही है। और इन लोकल मुद्दों को बीजेपी पूरे मजबूती से उठा रही है और इन्हीं स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी चुनाव में जनता के बीच जाने का मूड भी बना चुकी है। अब मामले को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार का चुनाव केवल और केवल विकास योजनाओं के दम पर लड़ा जाएगा। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के राज में जमकर विकास के काम हुए और ये सभी विकास के काम राजस्थान की जनता को पसंद आ रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इन सब के बीच सवाल उठता है कि सियासी रण के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आखिर कितनी तैयार हैं। क्या बीजेपी का लोकल मुद्दा पर फोकस होना उसके लिए रामबाण साबित होगा? बीजेपी के स्थानीय मुद्दों की प्लानिंग कितनी सफल रहेगी और कांग्रेस का विकास का मॉडल उसको कितना माइलेज दिला पाएगा? सवाल यह भी उठता है कि सियासी रण में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। नारायण एक ऐसा संस्कार और एक ऐसा आदर भाव करने वाला राजस्थान, जिसमें मीरा, पन्ना और पद्मावती, कालीबाई और अमृता देवी जैसे गौरवशाली इतिहास जिस राजस्थान का, जिस प्रदेश का रहा है, उस प्रदेश में ऐसी घटनाएं जो राजस्थान को शर्मसार करने वाली है। लेकिन ध्यान में आता है कि वो घटनाएं क्यों होती है। जब राजस्थान के मुखिया स्वयं गृह मंत्री को, जब किसी प्रदेश का मुखिया ही कोई महिला अपने ऊपर हुए अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म की घटनाओं को प्रदेश का मुखिया नकार देते हैं और कहते हैं कि फर्जी है, तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश का जो आतंक अपराधी है, उनका हौसला अफजाई करने का काम स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री करते हैं। ये भी दुर्भाग्य है कि प्रदेश में 10 साल तक गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी मंत्री, और इतने करीबी मंत्री की मुख्यमंत्री जी को अगले मंत्री के रूप में भी वो दिखाई देते हैं और वो विधानसभा के पटल पर जो कहीं न कहीं जिम्मेदारी दर्शाता है राजस्थान की जनता के साथ, उस पटल पर वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। वो भी उस परिप्रेक्ष्य में जब राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार, दुराचार, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंच गया, तब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इससे बड़ी शर्मसार बात राजस्थान में कभी हुई नहीं। ये अपमान है नारी शक्ति का, ये अपमान है उन महिलाओं का, बेटियों का, जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मुख्यमंत्री जी और
यूडीएच मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा, उस परिवार से जाकर कभी मिले क्या, जिस परिवार के साथ, जिस परिवार की बेटी के साथ, जिस परिवार की महिला के साथ इस प्रकार का अत्याचार, दुराचार, दुष्कर्म हुआ, उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, वो किस प्रकार से, किस साया में अपना जीवन गुजारते होंगे कि जिस परिवार की एक बच्ची के ऊपर, महिला के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं होती है और स्वयं मुख्यमंत्री और उनके करीबी मंत्री इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। और जब इस प्रकार की बातें प्रदेश के मुखिया करते हैं तो स्वाभाविक है कि रक्षा की भक्षक बन जाया करते हैं। किसी महिला के साथ हुआ दुष्कर्म की घटना को लेकर कोई महिला कमिश्नरेट में जाती है और वहां का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत में अश्वत मांग लेता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। और अभी खाजूवाला की घटना हो, चाहे प्रदेश में जालोर में हो, चाहे बूंदी में हो, कुछ जिलों में इस प्रकार की घटनाएं भी आपके लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने जाना है कि कोई महिला अगर थाने में अपनी आप बीती, अपनी तकलीफ को लेकर, अपनी समस्या को लेकर गई है, तो न सिर्फ छेड़छाड़ बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है। कई बातें तो ऐसी होती है जो अपने इन बातों को ढकने कोई थाने तक भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन और कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएं भी हुई जो चुनाव में देखकर थाने में मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे, जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे, तब जाकर वहां मुकदमा दर्ज हुआ। दुर्भाग्य कि किसी पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के, जस्टिस देने के बजाय उस परिवार को और प्रताड़ित किया जाता है कि आप हमारी मांगे मान लीजिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। खाजूवाला की घटना पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, गैंगरेप होता है और उसको मार दिया जाता है। पीड़ित परिवार सरकार के, जब प्रदेश का मुखिया इस प्रकार की बातें करे तो इनके ये घटनाएं तब होती है जब रक्षक की भक्षक बन जाया करते हैं। और कैसे उस बच्ची के साथ हुआ जो खाजूवाला में। कांग्रेस पार्टी के लोग जाति धर्म की बात नहीं करते, हम 36 कौमों की बात करते हैं, लेकिन ये वोट लेने के लिए किसी वर्ग विशेष की बात करते हैं और फिर उसी वर्ग विशेष के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। चौथा, इन्होंने कहा कि 5 लाख लोग हम यहाँ जयपुर में इकट्ठा करके और सेक्रेटरीट को घेरेंगे। तो अभी इन्होंने 1 लाख का टारगेट दिया था और 1500 लोग इकट्ठे कर पाए थे। तो क्या हम उसी रेशियो में भी अगर माने तो भी अगर 5 लाख का 15% भी ये करेंगे तो उतने लोग भी ये नहीं कर पाएंगे। इनके कहने से आता कौन है? आप देखिए, इनके संगठन की दुर्गति बनी है जो राजेंद्र जी राठौड़ के नेता प्रतिपक्ष बनने और सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद में एक भी कार्यक्रम संगठन जारी नहीं करता है। सारे के सारे कार्यक्रम की घोषणा राजेंद्र जी राठौड़ करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन। सीपी जोशी जी को विचारों को बनाया क्यों? जब उनकी इतनी ही नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे। तो मोदी जी तो कर्नाटक में भी मोदी जी चेहरा थे, कर्नाटक में मोदी जी चेहरा थे। मोदी जी की क्या दुर्गति हुई, बीजेपी की क्या दुर्गति हुई, आप देख लीजिए। वही कमल का निशान था, वही मोदी जी का चेहरा था। तो कर्नाटक से इन्होंने सीख नहीं ली हो तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वही पंजाब में मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान, वहां भी दुर्गति हुई। और अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी ये इसी तरीके से बात करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने 9 साल में कुछ नहीं किया।
तो देखिए, दोनों ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों को सुनना इसलिए भी जरूरी था ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस प्रकार से इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, वार पलटवार क्या कुछ है। आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आशीष जी, मैं आप लोग के मुद्दे देख रहा था, जो कानून व्यवस्था को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में जाएंगे और अभी भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मुद्दे हमने देखे थे, आरपीएससी का मैटर है, लोकल मुद्दों पर यानी बीजेपी जा रही है। तो ये बताइए कि एक सवाल का जवाब जरूर लोग भी इस बात को जानना चाह रहे होंगे कि ये पूरे सारी चीजें आप लोग क्या पहले दिन से जब सरकार बनी है तब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद फिर 4 साल का समय बीता और ये 6 महीने और बीते, अब जाकर बीजेपी ने समझा कि ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। जब से पिछले 4.5 साल से ये सरकार बनी है और जिस तरह से इसने लॉ एंड ऑर्डर में काम किया है, आप देखिए अपराध पूरी तरह से जो है, अपराधी यहाँ पर बेखौफ हैं। महिला अपराध की बात कर लें, हम दलित अपराधों की बात कर लें, हम दंगों की बात कर लें, तो इस सरकार को 3D परिभाषित करते हैं कि दलित अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार में राजस्थान नंबर 1 है, और दंगे जो आए दिन होते रहते हैं उसमें भी राजस्थान नंबर 1 है। जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार है, इस सरकार के दर्जनों मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करती ही रहती है। लेकिन इनके खुद के विधायक, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी को बताते हैं कि आपका ये जो मंत्री है हमारा, ये सबसे भ्रष्ट मंत्री है। हम तो कह ही रहे हैं, इनके खुद के विधायक भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अपराध पे नियंत्रण नहीं होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से इस सरकार के 4.5 साल के जंगल राज में अवैध खनन चल रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा में राजस्थान सबसे पिछड़ी है। मैं बताता हूँ ना आपको आंकड़े। बिल्कुल, अब ऐसा है, क्योंकि हम चैनल पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ऐसे फ्लोटिंग स्टेटमेंट नहीं देता जैसे डोटासरा जी ने दिए ना, 9 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई काम नहीं किया। अरे भाई, कोई काम नहीं किया, देश की जनता को दिख रहा है। देश की जनता ने 2 बार दूसरी बार चुना है, कम से कम थोड़ा समझदारी रख के बोलिए। 2 बार से आम चुनाव में जो दुर्गति कांग्रेस की राजस्थान में हो रही है, डोटासरा जी को उसकी चिंता करनी चाहिए। 2014 के चुनाव में 0 सांसद राजस्थान में भेजे हैं कांग्रेस के। 2019 के चुनाव में फिर एक भी सांसद चुना नहीं चाहता है। तो डोटासरा जी को अपना घर देखना चाहिए। और जो दुर्गति पहले हुई है ना कांग्रेस की, जब विपक्ष में रहती है तो बहुत मुश्किल इनकी 20-21 सीटें आती है जी, तो इनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, देखिए मैं आंकड़े बताता हूँ। कारण क्या है कि दर्शकों को भी पता पड़ना चाहिए कि आंकड़े क्या हैं देश में। बताइए। देखिए, रेप और अटेम्प्ट टू रेप के आंकड़े हर साल जारी होते हैं, हर राज्यों के जारी होते हैं। इस सरकार ने दिसंबर 2018 में शपथ ली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार। मैं 2019 से प्रारंभ करता हूं। 2019 में राजस्थान रेप और अटेम्प्ट टू रेप में नंबर 1 था और टोटल केसेस थे 5,997। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश था 3,065, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश था 2,485। अब आता है 2020 में फिर राजस्थान नंबर 1 था 5,310, उत्तर प्रदेश नंबर 2 2,769 और तीसरे में मध्य प्रदेश था 2,339। फिर 2021 आता है, 2021 में फिर राजस्थान नंबर 1 6,337, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश 2,947 और नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश 2,885। और 2022 के अंदर भी आप देखिए राजस्थान नंबर 1 आता है। 7,093 रेप केसेस राजस्थान की पुलिस दर्ज करती है। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर इतना है, जिस तरह से जो खाजूवाला की घटना हुई है, और ये कोई पहली घटना नहीं है जी, इस तरह की दर्जनों घटनाएं ऐसी हुई है। जब एनसीआरबी डेटा 2020-21 का भी जो आपने उल्लेख किया बिल्कुल सही है। बता दिया आपको, 19, 20, 21 और 22 इस सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार के डीजीपी ने या राजस्थान प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 2022 में जो हमारे नहीं, आपने टॉप की जो बात की ना, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रेप केसेस की जो आप बात कर रहे हैं, द टॉप रेप केसेस वो 2020। फैक्ट है, नहीं फैक्ट है, आप कैसे डिनाई करेंगे? अरे भाई आंकड़े हैं, मैं प्रकाशन होता है, आपकी पुलिस स्वीकार कर रही है। मैं भी एनसीआरबी के ही डेटा को कोट कर रहा हूँ।
जी बोलिए, जी बोलिए तो सर। अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलत है तो आप मुझे बताइए ना, मुझे टोकिए। मतलब इस तरह से फ्लोटिंग स्टेटमेंट हमको देने नहीं चाहिए। जब से ये सरकार बनी है, देखिए स्थिति ये थी कि ये सरकार जब बनी थी 2018 में, अप्रैल और राजस्थान में लोकसभा के चुनाव के 2 फेजेस थे। अप्रैल में थानागाजी में गैंगरेप होता है और ये सरकार 5 दिन तक उसको छुपाए रखती कि राजस्थान में जब तक सेकंड फेज का चुनाव नहीं हो तब तक किस तरह से हम उस घटना को दबाए रखें। जी जी जी, तो नहीं लगातार इस बिल्कुल, तरह की हमने घटनाएं हो हमने रही भी है। देखिए प्रमुखता के साथ दिखाया था खाजूवाला में जो उस बेटी के साथ खाजूवाला, जघन्य अपराध हुआ, हमने थानागाजी, वो भी दिखाया। बूंदी, सिरोही, राजस्थान का हाँ ऐसा कोई जिला नहीं हाँ बचा है जहां पे इस तरह की शर्मसार करने वाली घटनाएं न घटित हुई हो। हाँ हाँ, ठीक है। प्रियदर्शी भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। प्रियदर्शी जी, अब चर्चा की शुरुआत में आप जुड़े नहीं, लेकिन देखिए जो बात है, आशीष जी 2020-2021 का डेटा भी उन्होंने हमें बताया, हमारे दर्शकों को, कि किस प्रकार से एनसीआरबी का डेटा, यानी ये सब आंकड़े तो ऐसे होंगे जो प्रियदर्शी जी हो या उनकी पार्टी हो या उनकी सरकार हो, उसको ये आंकड़े खटकते होंगे कि राजस्थान टॉप अगर इन चीज़ों में आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें हमारी व्यवस्था को इतना मजबूत तो करना होगा कि ये एनसीआरबी के डेटा में टॉप 10, टॉप 15, मतलब ठीक है बड़ा राज्य है, लेकिन उस लिहाज से भी। खैर प्रियदर्शी जी, आप प्लीज जी जवाब दे सकते हैं। जी जी, देख ली एनसीआरबी के जिस आंकड़ों की ये बात कर रहे हैं, उसके अलावा और बहुत सारे आंकड़े हैं। वो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि कोरोना के बाद में या पूरे देश के नहीं, अंदर थोड़ा सा इस बात का आर्थिक जवाब दे दीजिए प्लीज। आशीष जी ने किस चीज अपनी का? शुरुआत इस बात से की है, एक विपक्ष को बहुत अच्छा जवाब पक्ष की ओर से कुछ तो होना चाहिए। कि मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं ना, ये आंकड़ों की बात करें तो मैं आंकड़ों की बात का आंकड़ों से जवाब दे रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं ना, एनसीआरबी के आंकड़ों में ये भी है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं, वहां पर दलितों के ऊपर 19% है ना अत्याचार ज्यादा हुए हैं। उसके अलावा आज देख लीजिए कोरोना के बाद में जहाँ पूरे देश के अंदर जो अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, परंतु राजस्थान के अंदर वो ग्राफ 14% घटा है। उसके साथ साथ में आज उस कांग्रेस सरकार के द्वारा आवश्यक एफआईआर दर्ज कराने का जो प्रावधान रखा है, उससे एफआईआर दर्ज हुई है। उसके अलावा आज ये दुष्कर्म की बात करें, दुष्कर्म के साथ साथ में इनको ये भी कांग्रेस सरकार की मंशा का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर, वसुंधरा जी के कार्यकाल के अंदर 200 दिन, 265 दिन में जांच होती थी, 150 दिनों में जांच होती थी, आज कांग्रेस के राज में वो 80 दिन पे, 40 दिन पे, 45 दिन में सिमट के रह गई है। अभियोजन की स्वीकृति भी 80% है। कांग्रेस की बिल्कुल मंशा साफ है। परंतु आज देख लीजिए जो देश के अंदर मोदी जी का जो कुशासन है, उससे पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी, जो आर्थिक विषमता हुई है, उससे अपराधीकरण का ग्राफ बढ़ा है, वो पूरे विश्व में बढ़ा है, पूरे देश में बढ़ा है। आप देख लीजिए पूरे देश के अंदर बढ़ा हुआ है। तो उसके कारण कांग्रेस उसके बावजूद भी आज आप देख लीजिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जनता के साथ में कांग्रेस की मंशा बिल्कुल साफ है कि अगर आपने गलत किया है, अगर आपने अपराध किया है तो आपको बचाया नहीं जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बार विभिन्न मंचों से कह चुके हैं। उसके बावजूद भी ये आंकड़े लेके बैठते हैं। आंकड़े लेने के साथ साथ में इनको अपनी पार्टीगत में आत्मचिंतन कर लेना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीपी जोशी जी ने ये नहीं कहा था कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में 2013 से ही है ना भ्रष्टाचार के अंदर पार्टी लिपटी? उसके ऊपर ये कुछ बोलते क्या? उस बात को ये दरकिनार करते हैं कि सीपी जोशी जी ने कहा था कि उसके अलावा घनश्याम तिवारी जी के कथन को भूल गए कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कहते हुए छोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी भ्रष्टाचार में शराब हो रहे हैं। इनको एक तरह ये जनता को एक तरफा आईना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता एक तरफ तो ये तथ्यों की बात करते हैं, परंतु ये जनता को वो आईना नहीं दिखाते कि आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी तैयारी क्या है, जनता के बारे में आप क्या सोचते हैं। इन्होंने चाहे मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, देश की जनता ये भी तो देखेगी आज राजस्थान भी तो हिंदुस्तान में आ रहा है। आज राजस्थान की जनता क्या ये नहीं देखेगी कि मोदी जी ने 9 साल में क्या दिया है? सिर्फ लिया है, जनता का खून चूसता है, जनता को क्या दिया है ये नहीं देखेगी कि जनता यहाँ पर। उसके अलावा आज इनके भारतीय जनता पार्टी के पास में, मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास में सबसे विकट समस्या ये आ गई है कि सर पे तो चुनाव आ गए। उसके अलावा ये सोच रहे हैं आज भी कि मुद्दा क्या लें। पहले उन्होंने ये बोला कि हम मोदी जी के फेस पे चुनाव लड़ेंगे, हम मोदी जी ही हमारे मुख्यमंत्री जी का फेस होंगे राजस्थान के अंदर। उसके कारण ये है, उसकी 2 वजह है।
एक तो इनके पास में भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग में, इनके 1 दर्जन से ज्यादा तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, इनके सिर फुटबॉल पड़ी हुई है इनकी पार्टी में, तो ये किसको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाए, एक तो इनकी समस्या ये है। उसके संग में दूसरी समस्या ये है कि इन्होंने बोला मोदी जी के फेस पर हम चुनाव लड़ते आए क्योंकि ये पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी है, इसमें हिटलरशाही है। परंतु उसके साथ में मोहन भागवत जो इनकी एक, आप मान लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी जी की माता है, वो भारतीय जनता पार्टी की माता संस्था है, उन्होंने कह दिया कि आज स्पष्ट रूप से यह बोल दिया कि मोदी जी के फेस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, मोदी जी के मन की बातों पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आप जब भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में जाना होगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने पड़ेंगे, स्थानीय मुद्दे उठाने पड़ेंगे, विकास को मुद्दा बनाना पड़ेगा, स्थानीय जरूरतों को मुद्दा बनाना पड़ेगा। परंतु ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता नहीं आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में घुटनों के बल पर है और राजस्थान में कोई नहीं रोक सकता कांग्रेस की सरकार को रिपीट होने से। भारतीय जनता पार्टी अभी चारों खाने चित है। चलिए ठीक है, क्या आपको आपके जवाब मिले आशीष जी? वो तो आपने भी सुना है और मैंने भी सुना है और लाखों दर्शकों ने भी सुना है कि हमने जो आंकड़ों पर बात की उसका ये जवाब दे नहीं पाए। हवाई मैंने भी आंकड़े बताए। अरे सुनिए ना, कौन से आंकड़े बताए, सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, ठीक है। आंकड़े मैं बताता हूं आपको। दलितों के मामले में मैंने रेप के आंकड़े तो पहले अपने ओपनिंग रिमार्क में बताए थे, अब दलितों के आंकड़े भी आप सुन लीजिए। दलितों पर जो अपराध हुआ है उसमें राजस्थान पूरे देश में नंबर 2 चल रहा है लगातार जब से आपकी सरकार बनी है। 2019 में राजस्थान में 6,794 मुकदमे दर्ज होते हैं, 2020 में 7,017 दर्ज होते हैं, 2021 में 7,524 मुकदमे दलितों के अत्याचार के खिलाफ दर्ज हुए हैं इस राजस्थान की सरकार पे। और ये बार बार बात कर रहे हैं कि हमारे आंकड़े घट गए। अरे भी आपके डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजस्थान के डीजीपी राजस्थान के पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से राजस्थान में अपराध में 11% की वृद्धि हुई है। पूरे आंकड़े बता रहे हैं कि 2020 में कितने हुए, 2021 में कितने हुए। मैं आंकड़े में आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप। देखिए, इस तरह से हवा हवाई बातें करने से क्या है, काम चलता नहीं है। राजस्थान में 2021 में टोटल 2,14,552 मुकदमे दर्ज हुए थे और 2022 में 2,39,459 मामले दर्ज हुए हैं। और बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता रटी रटाई ये बातें करते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल में हमने एफआईआर को फ्री कर दिया। आए दिन जनता संघर्ष करती है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। और दूसरी बात यह कि अगर आप ये कहते हैं कि हमने एफआईआर को बिल्कुल फ्री कर रखा है कि कोई भी थाने में जाए और एफआईआर रजिस्टर कराए, तो 2021 में भी आपका राज था, 2022 में भी आपका राज था, फिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आप जनता के बीच में जाइए, चुनाव में इसको मुद्दा बनाइए कि हमने राजस्थान में बहुत अच्छा शासन दिया है। राजस्थान में जिस तरह से सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी की पिटाई हो रही है, जिस तरह से यहाँ पे आईएएस और आईपीएस जाकर के जिस तरह से आतंक मचाते हैं, पिटाई करते हैं लोगों की सरेआम, और सरकार कुछ नहीं करती है, तो ये सब राजस्थान की जनता देख रही है। इसको बेवकूफ मत बनाए, इसको बेवकूफ मत समझिए। और अभी ये बात कर रहे थे कि इनके स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि स्टेटमेंट, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। तो मैं आपसे कहता हूं कि अब आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो इस सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट है 1 बाय 1 उनको सुनिए। मैं कोट करता हूं, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार है। आप देखिए कि राजस्थान के विधायक है, वरिष्ठ विधायक भरत सिंह जी, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, सांगोस से वर्तमान में विधायक है, मुख्यमंत्री जी को 50 से अधिक पत्र लिख चुके हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने ये जो खनन मंत्री बना रखा है यह अवैध खनन में लिप्त है, और लिखित में दे रहे हैं कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ये तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री, आप इसको संरक्षण दे रहे हैं। और कहते हैं कि भाया रे भाया तूने खूब खाया के पोस्टर लगा रखे हैं। ये तो हो गया एक। दूसरा, इनके राजेंद्र गोड़ा जी सरकार में मंत्री हैं, जनसभा में बोलते हैं कि हमारी सरकार ने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतना अटूट भ्रष्टाचार है कि हमारी सरकार ने करप्शन की कोई लिमिट नहीं रख रखी है। कौन बोल रहा है? इनकी सरकार का मंत्री। कहाँ बोल रहा है? एक जनसभा में बोल रहा है। तीसरा, राम नारायण जी मीणा विधायक हैं पीपलदा से, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, पहले सांसद रहे हुए हैं, विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। वो मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं? आपके कई मंत्री सिर से लेकर के पैर तक भ्रष्ट हैं। ये भी सुनिए। दिव्या मदेरणा जी आपकी विधायक है ओसिया से, ठीक है,
वो आए दिन महेश जोशी जी पर आरोप लगाती रहती है कि ये महेश जोशी जी सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। तो जिस तरह से आपकी सरकार के विधायक और मंत्री सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं और हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। जो हमारी जिलों के अंदर जन आक्रोश घेराव हुए हैं, जिस तरह से हमारी जन आक्रोश यात्रा निकली है, जिस तरह से हम जयपुर में प्रदर्शन करते हैं और आगामी दिनों में भी करेंगे, इस सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि इस सरकार ने न दंगा नियंत्रण किया, न इस सरकार ने जो है भ्रष्टाचार पे कोई नियंत्रण किया। जिस तरह से राजस्थान में बेरोजगारी है, आपकी पार्टी के नेता सचिन पायलट जी, उनको पदयात्रा निकालनी पड़ती है कहां से, आरपीएससी से, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि पारदर्शी तरीके से वो नौकरियां दे मुख्यमंत्री को। आशीष जी, मैं पूरी कद्र करता हूं आपकी बात का, प्रियदर्शी जी आपकी भी बात का, लेकिन प्रियदर्शी जी और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस आप देखिए ना आशीष जी। कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस क्या होता है? वो तो कह रहे हैं कि दो टर्म मैं बता रहा हूं आपको, बेसिकली क्या होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस पर ये और आपको भी तो पता होगा ना कि ये कॉन्फिडेंस ऐसे तो नहीं आता। मेरी बात तो सुनिए ना। मैं बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा, बताइए। हमने 2003 का चुनाव भी देखा है, 2013 का चुनाव भी देखा है, 2023 का भी आगामी 4-5 महीने में हम सब देख लेंगे और परिणाम उसके सामने आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सा अंतर होता है। ये दोनों पोस्ट रिजल्ट फिनोमिना होते हैं। अगर रिजल्ट इनके पक्ष में आते तो आप कहेंगे अरे कांग्रेस का तो जबरदस्त ओवर कॉन्फिडेंस था, वो तो पहले से कह रहे थे। और जो इनकी दुर्दशा होगी, जो इनकी दुर्गति होगी, आप देखिएगा, आप लोग कहेंगे कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। आप देख लीजिएगा, इनको संघर्ष करना पड़ेगा। 2013 में इनकी 21 सीट आई थी ना, तो 2013 से इंप्रूव करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से स्थिति है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से पटवारी से लेकर के गिरदावर से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, जिस तरह से इन्होंने लूट मचा रखी है, जिस तरह के इनके एमएलए ने लूट मचा रखी है, आप देखिए कि एक एमएलए के एक विधानसभा का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है, करोड़ों डकार है, जनता सब देख रही है और बहुत ध्यान से देख रही है। आप मान के चलिए ऐसी चोट करेगी इन पे कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चलिए प्रियदर्शी जी, क्या कुछ आपके कॉन्फिडेंस में अभी तो कमी नहीं आई आशीष जी की बात को सुनकर? जी जी जी, देखिए इन्होंने इतना सारा भाषण तो दे दिया, लेकिन उन्होंने जो बात मैंने इनसे पूछी थी कि क्या सीपी जोशी जी ने जो कहा है ये उसको तस्दीक करते हैं या उसको डिनाई करते हैं, वो इन्होंने नहीं बताया। क्योंकि जो चुप रहना होता है, वो चुप रहना सहमति का संदेश माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीपी जोशी जी की बात से तस्दीक करते हैं। सीपी जोशी जी ने कहा था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार की जड़ें 2013 में वसुंधरा जी की सरकार के टाइम से ही जमी हुई हैं। उनका कहने का पर्याय यही था, तात्पर्य यही था। उस चीज को तो इन्होंने कहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जो कुशासन है, गत वसुंधरा जी का कुशासन था, उससे इन्होंने इतनी आर्थिक विषमता की स्थिति पैदा कर दी कि अपराधीकरण बढ़ा है, एक बात। दूसरी चीज आप देख लीजिए, आज जो कोरोना है, कोरोना किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज ये मोदी जी की बात करें तो मोदी जी ने कोरोना का कुप्रबंधन था, उसी के कारण आज आप देख लीजिए देश के अंदर अपराधों का ग्राफ का बढ़ा है। मोदी जी ने ये राजस्थान को बोलते हैं कि ये करा वो करा, मोदी जी ने क्या कर लिया? आपके वसुंधरा जी का आप एक भी उपलब्धि बता देते कि उन्होंने ये किया था और हमने ये किया, हम ये क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज ये बता दें कि इतनी बातें तो कर दी, भारतीय जनता पार्टी के चाहे मोदी जी हो चाहे कोई सी भी नेता हो, इनके भाषण या इनका जो वक्तव्य है, उनका 80% 85% टाइम इसी में चले जाता है कि कांग्रेस ने ये किया, परंतु ये कभी नहीं बता पाते कि इनका विजन क्या है, ये क्या देना चाहते हैं, इन्होंने क्या दिया है। क्योंकि इन्होंने जनता को आज तक कुछ दिया ही नहीं है। ये सिर्फ झूठी बात बोलते हैं और उसी को दोहराते हैं, उसको दोहराते आए हैं। जनता इनका असली चेहरा आज जान चुकी है और उसी की वजह से आज इनकी आप जब बौखलाहट आप आशीष जी के स्टेटमेंट से जान सकते हैं कि किस तरीके से जब सत्ता से बाहर हैं, इनको ये कांग्रेस को मुक्त करने चले थे, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गई है। अब धीरे धीरे दक्षिण से मुक्त हुई है, धीरे धीरे सब जगह से पूरे देश में मुक्त हो जाएगी। खुद उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद अब ये मानने के लिए तैयार हो गए हैं कि अब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी का तोड़ क्या है। अब यहाँ पे टारगेट करते हैं कि पायलट साहब पे। अरे आप पायलट साहब पे टारगेट कर रहे हो, परंतु पायलट साहब पे टारगेट करने से पहले आप ये जिन जन आक्रोश यात्राओं का ढोल पीट रहे हो, उसकी वास्तविकता तो देखो। उसकी वास्तविकता से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता को पता चला है।
पहली चीज तो सीपी जोशी जी ने जितनी जनाक्रोश यात्रा निकाली, बुलाते कितने हैं, आते कितने हैं? आप बताओ, एक प्रदेश अध्यक्ष की यात्रा के अंदर 2500 लोग आए थे अजमेर के अंदर, कुर्सियां खाली रह गई। ये इनकी शर्म की बात है, ये जनता में इनके प्रति विश्वास बताता है। दूसरी तरफ ये पायलट साहब की बात करते हैं। पायलट साहब है, पायलट साहब का आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं। कतई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये मोदी जी की तरह हिटलरशाही नहीं है। कांग्रेस में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आज आप देख लीजिए कांग्रेस में, मैं आपको इस मंच से कहना चाहूंगा वो दिन दूर नहीं है कि आप देखेंगे जो राजस्थान का चुनाव होगा वो पायलट साहब और अशोक गहलोत जी के एक साथ मिलकर चुनाव होगा। उस समय ये क्या करेंगे? पहले ये आरोप लगाते थे गांधी परिवार, गांधी परिवार। आज गांधी परिवार कह रहा, आप देख लीजिए एक बिल्कुल चुनाव प्रणाली से हमारा अध्यक्ष आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, परंतु इनका क्या है? इनके यहाँ पर सिर्फ एक वन मैन शो है। मोदी जी जो कहते हैं वो करना पड़ता है। खुद कहते हैं मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने राजस्थान में कुछ दिया ही नहीं है। मोदी जी का फेस कर रहे हैं। उस फेस की असलियत तो आप खुद उनका फेस देख के लगा सकते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कितनी अपने लोगों को बैठा के मन की बात अपने घर में करते रहे, परंतु जनता के बीच में बात करने की आवश्यकता है। जनता इनकी बात अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि इन बात का ध्येय क्या है। इनकी बात का सिर्फ ध्येय है कि किसी भी तरीके से इनको वोट हासिल करना है। इनकी इस मनोदशा को जनता जान चुकी है और अब ये इनको बिल्कुल दरकिनार हो चुकी है और आने वाला समय है कि हमको मुक्त करने चले थे, ये खुद मुक्ति की ओर बढ़ चुके हैं। जी चलिए ठीक है, लगभग आपकी बात इसी के इर्द गिर्द है कि आशीष जी का जो कहना था उससे फिलहाल कांग्रेस पार्टी उसके इर्द गिर्द नहीं है। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, जनता को कैसे आप लोग अपने फेवर में लेंगे, विश्वास में कैसे लेंगे? क्या कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करके आपको सत्ता वापसी हो जाएगी या फिर बीजेपी को और कुछ भी करना पड़ेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक निश्चित रूप से जो 4.5 साल से राजस्थान की सरकार है उसको लेकर के वो जनता के कटघरे में हैं। हाँ, वो प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उठाएगी ही सही, लेकिन उसके अलावा जो पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार चल रही है और जो हमारी पूर्ववर्ती जो राजस्थान में भाजपा की सरकार थी वसुंधरा जी के नेतृत्व में, उसने जो काम किए हैं जनता कंपैरिजन करती है। जनता ये भी देखती है कि किस तरह से आपने जो है, हमने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया, आपने उसको 2 साल तक रोके रखा। जिस तरह से हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना बनाई थी, आपने 2-2.5 साल तक उसको रोके रखा, फिर उसका नाम परिवर्तन कर दिया। जिस तरह से हमने ग्रामीण गौरव पथ बनाए थे, जिस तरह से हमने जल स्वावलंबन अभियान चलाया था और सक्सेसफुल हमारे अभियान चले थे, और ये बार बार बोलते हैं कि केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो देखिए, हमको जनता की समझदारी पर बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। अगर जनता 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से जिता रही है, तो राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो रही है, तो जनता बहुत समझदार है। जनता देख रही है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम करती है। अब मैं कुछ बताता हूं कि राजस्थान के अंदर केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं उनके जीवन स्तर को सुधार करने के लिए। आप देखिए कि अगर हम बात करें तो 2014 के पहले तक लोगों के लिए बैंक में अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल होता था। उन लोगों के लिए जो कि गरीबी में रहते थे, उनको उन्होंने बैंक देखा नहीं था। मोदी जी के आने के बाद जी आशीष जी, आपका जी चलिए, मैं प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहूँगा। बीजेपी इस बात को कह रही है कि वो जो एक हमेशा बताने और जताने वाली बात होती है कि देखिए साहब, 2014 तक कैसी व्यवस्थाएं चल रही थी, देश वही पुराने दौर में था और पुरानी चीज़ों को अपडेट अगर किसी ने किया तो वो 2014 के बाद से हुआ, मोदी सरकार ने किया। नहीं तो देश में सब कुछ पुराने ढर्रे पे चल रहा था। आपको आवाज आ रही है? हेलो प्रियदर्शी जी, हेलो, मेरी बात बीच में बात पूरी कर लूं एक मिनट। हेलो प्रियदर्शी जी, प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल के अंदर जनता को थका दिया। 9 साल के अंदर इनकी जो असलियत है और ये क्या कर सकते हैं वो इन्होंने बता दी है।
अब मिशन जो 2024 है उसके बारे में ये भली भांति जानते हैं। हमारे पास में ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम गुफा में बैठने जाएं, तपस्या करने और गुफा में जाने से पहले बोल देवें कि भाई हमारी तो 300 सीट आएगी और एग्जैक्ट 300 सीट आए। हम ऐसी भविष्यवाणियों पे विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। और इतिहास गवाह है कि भारत का इतिहास और कांग्रेस का डीएनए दोनों एक है। आज आप देख लीजिए जो कुछ भी है, या अभी मैंने इनको एक बात बोलो, आशीष जी ये कहेंगे कि जो अगर देश के अंदर अगर कोई नलों के रेलवे के अंदर या कहीं पर भी कोई नल के अंदर कोई टोटी लगी है या कहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। 70 साल से कहीं टोटी भी नहीं लगी थी, कहीं बाथरूम नहीं बने थे, कहीं कुछ नहीं हुआ था, लोग खाते नहीं थे, लोग पीते नहीं थे, लोग कपड़े नहीं पहनते थे, कोई ये नहीं करते थे। मतलब जो कुछ भी करने लगे हैं ना जनता, वो सब अभी करने लगी है। सिर्फ ये कह के ये खुद को खुश करते हैं, बल्कि जनता अच्छी तरीके से जानते इनको, जबकि ये बोलने की जगह इनको ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि साहब जो कुछ रहा कांग्रेस ने ये किया, पर अब हम ये आपको करके दे रहे हैं। वो तो ये बता नहीं पाते हैं 9 साल में इन्होंने क्या किया, इनके पास में कुछ भी नहीं है कि इन्होंने देश के विकास के लिए क्या किया, वो बता नहीं पाते हैं। इसके विपरीत जनता ये अच्छी तरह से जानती है, हिंदुस्तान का नहीं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। नोटबंदी के बारे में ये बता सकते हैं क्या? जिस कमिटमेंट के साथ में आए थे ये काला धन लेकर आएंगे, काला धन लेकर आए क्या? जबकि देश का धन इन्होंने और भगा दिया, ले लेके आदमी भाग गए। खून पसीने की कमाई आप देख लीजिए कौन कौन ले गए, कितने मोदी लेकर गए, उसके बारे में ये नहीं बता पाएंगे, ये नहीं बता सकते। 15 लाख खातों में इन्होंने जो लोगों को कहा था वो 15 लाख आ गए क्या? ये जनता आज तक नहीं भूली है। ये उनको कितना गुमराह करना चाहिए, ये बार बार ये कहते हैं कांग्रेस ये कर रही है। अरे कांग्रेस ने तो जो किया वो जनता के सामने है, जनता का इतिहास है और आने वाला समय भी कांग्रेस का है। आज भी आप कांग्रेस देख लीजिए, कांग्रेस आपकी तरफ है, कांग्रेस की सरकार है, आप देख लीजिए धीरे धीरे बढ़ रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि अब जहां जहां चुनाव होंगे वहां सब जगह कांग्रेस आएगी, चाहे एमपी हो चाहे जाओ। परंतु भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत आज की स्थिति में भी मुद्दा तलाश रही है। हर स्टेट के अंदर ये मीटिंग कर रहे हैं, मंथन बैठक कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम मुद्दे कहां से लाए, हम मुद्दे कहां से क्रिएट करें। आप देख लीजिए जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चुनाव आते ही आरएसएस उस जगह एक्टिव हो जाती है। आरएसएस एक्टिव होने के बाद में कुछ समय बाद उस एरिया का माहौल बिगड़ने लग जाता है। तो ये इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा है। और दूसरी चीज ये अपने एक नुमाइंदे ओवैसी को भेज देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में जनता से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, देश के हिस्से जुड़े हुए कोई विषय, कोई सब्जेक्ट, कोई सोच, कोई काम नहीं है। इनके पास में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, कांग्रेस ने ये गलत किया, जबकि जनता जानती है कि जो कुछ है सब कांग्रेस की देन है। और ये कभी नहीं बता पाते हैं कि वो क्या देंगे। आज तक राजस्थान में ये मैंने 4 बार पूछा कि भाई आपने राजस्थान की जनता को क्या दिया? कोरोना के वक्त में घरों में छुपे हुए बैठे हुए थे और आज ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि आज अशोक गहलोत जी की जो उल्लेखनीय जो उत्कर्ष योजना है, उस योजना के अंदर 7 करोड़ 7.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नुमाइंदे चोरी छुपे या कैसे भी जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप आओ, हम तो सबको एक समान जानते हैं। परंतु ये इस मंच पे कह दें कि क्या ये योजना गलत है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, हम इसको खारिज नहीं करते, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे। ये लाभ भी लेंगे, शामिल भी होंगे, परंतु उसका विरोध भी करेंगे, उसको गलत भी कराएंगे, क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है, ये इनकी पॉलिसी है। उसी के कारण आप देख लीजिए जो इनकी मदर संस्था है आरएसएस, 1925 में जब से आरएसएस बनी तब से उसको 3 बार उसके ऊपर बैन लगाया गया। किन कारणों से बैन लगाया गया? उनको बैन लगाने का कारण ये था कि वो देश की अखंडता और एकता के विपरीत काम कर रही थी। ठीक जी। आशीष जी क्या कहेंगे? प्रियदर्शी जी ने तो जो सवाल हमने किया था उस पर अपनी बात रख दी है। आशीष जी देखिए, पिछली बार मेरे जब मैं बोल रहा था तो कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं अपनी बात ठीक है, आप अपनी बात को पूरा करिए। ठीक है सर, तो मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ जी, जनता को पता पड़े, प्रियदर्शी जी को पता पड़े कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने क्या काम किया। देखिए, मैं बता रहा था कि जिस तरह से जनधन खाते खोले गए देश में 45 करोड़, उसमें से राजस्थान के भी 2.5 करोड़ से ज्यादा खाते थे। और देश में हमने 29 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है। अगर मोदी जी की सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंच जाता है। वो भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होता है कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की तरह। जब 1 रुपया भेजा जाता था तो 85 पैसे भ्रष्टाचार के खाते चढ़ जाते थे। आप देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, हमने
3.5 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए हैं, जिसमें राजस्थान के 16 लाख घर भी शामिल हैं। ये प्रियदर्शी जी को नोट करना चाहिए। नल से जल की एक महत्वाकांक्षी योजना हमने प्रारंभ की थी कि राजस्थान की माताएं बहनें जल की समस्या से बहुत ग्रसित रहती थी। आप देखिए 5-5 किलोमीटर तक उनको जाना पड़ता था, जल के लिए नंगे पैर जाती थी, भरी दोपहरी में लेकर के आती थी। आप देखिए हमने उससे पूरे देश में 12 करोड़ घरों को जोड़ लिया है और राजस्थान की जब 2019 के बाद से 32 लाख घरों को नल से जल की योजना से जोड़ा है। अगर हम बात करें तो शौचालय निर्माण की बात कर लें, चाहे हम माता बहनों को गैस के कनेक्शन की बात कर लें, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात कर लें, चाहे हम आयुष्मान भारत योजना की बात कर लें, ये तो एक फ्रंट हो गया जो कि हम सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करें तो राजस्थान की जनता भी देखे जिस तरह से सड़कों का जाल फैला है। आप देखिए जिस तरह से दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस बन रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है और उसका एक खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। ये इनको दिखता नहीं है। जिस तरह से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जिस तरह से रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, वो इनको दिखाई नहीं देता है। राजस्थान के अंदर रेलवे की कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना काम अभी हो रहा है ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप देखिए राजस्थान के अंदर 9,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें नई रेल लाइनें शामिल है। आए दिन घोषणा होती है, अभी मावली से मारवाड़ की हमने घोषणा की। ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये देखेंगे भी नहीं ना। जिस तरह से देश में IIT खुले हैं, जिस तरह से देश में एम्स खुले हैं, जिस तरह से देश में मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के अंदर आप देखिए लगभग सभी जिलों में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं, 17 में ऑपरेशनल हैं। 2014 में जो सीटें थी आज बढ़ करके राजस्थान में 4 गुना सीटें हुई MBBS की। तो ये राजस्थान के छात्र देख नहीं रहे हैं, लेकिन इनको दिखाई दे ही नहीं रहा है क्योंकि ये देखना ही नहीं चाहते। जिस तरह से हमारी केंद्र की सरकार ने देश में आंतरिक सुरक्षा में काम किया है, मतलब आप देखिए देश के दिन आए दिन बम विस्फोट होते थे, मतलब लोग डरे हुए रहते थे कि हम मार्केट में जाए नहीं जाए, बसों में बैठे नहीं बैठे, ट्रेन में सफर करें या नहीं करें। 2014 के बाद से एक ऐसी सरकार आई है जिसने इसमें पूरे देश में एक सुरक्षा का वातावरण खड़ा किया है। देश की प्रतिष्ठा विदेशों में बढ़ी है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो 2014 में हम 10वें स्थान पर थे। तो देख रहा है ना देश का जिस तरह से मान सम्मान बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत का स्वागत कर रहे हैं, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं, ये इनको सुनाई देता नहीं है। तो बहुत जनता बहुत अच्छे से समझती है। मतलब ये अभी मुद्दा उठा रहे थे कि साहब नोटबंदी कर दी। अरे भाई नोटबंदी कर दी तो उसका एक मिशन था। नोटबंदी के बाद में उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव हो गए, देश का आम सभा का चुनाव हो गया, परिणाम देख लिया आपने। देश ने बोफोर्स घोटाला भी देखा था। बोफोर्स घोटाले के बाद आप भी चुनाव में गए थे, जनता ने क्या किया? आपने जिस तरह से यूरिया घोटाला किया था, जिस तरह से आपने शुगर घोटाला किया था, टेलीकॉम घोटाला किया था 1991-96 के बीच में, आप भी जनता के साथ गए थे ना। जनता ने क्या किया 96 में? आपने 2004 से 14 तक सरकार बनाई थी यूपीए की। अरे भाई इतने घोटाले कर दिए आपने, आकाश से पाताल तक किसी को छोड़ा नहीं। कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, कोल घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला हो गया। ये सारे घोटाले आपके राज्य में हुए। जनता ने क्या करा आपको? 2014 में, 2019 में 2 बार से कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं लोकसभा में। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। पर ये बताइए आशीष जी, इन सब के बावजूद भी, ठीक है आपने क्रमशः सारी चीजें बताई, पर कांग्रेस इस बात को कह रही है राजस्थान को लेकर या अन्य जगहों को लेकर कि जैसे कि एक बहुत बड़ा जो आप लोगों के पास फेस है वो प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। पर कांग्रेस ऐसा कह रही है कि साहब राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह जी हो, ये दोनों चेहरों को लोकसभा में तो स्वीकार किया गया, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हैं वहां पर अस्वीकार कर दिया गया था और कमोबेश 2023 की तस्वीर भी ऐसी ही बनेगी। ये बात कांग्रेस कह रही है। सबसे पहले तो कांग्रेस को ये स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये अभी तक इस बात को घोषणा नहीं कर पाए इस बात की कि हम राजस्थान में 2023 का जो चुनाव लड़ेंगे वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये बात ये बोलते नहीं, इनके संगठन महामंत्री बोलते हैं, ना दिल्ली बोलता है, ना इनके प्रदेश प्रभारी बोलते हैं। और आप हमसे बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं ना हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे और राजस्थान के बारे में जो भी फैसला होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, किसके नेतृत्व में नहीं लड़ना है, वो सारा फैसला केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा और जो भी फैसला लिया जाएगा उसको राजस्थान के सभी शीर्ष नेता राजस्थान में स्वीकार करेंगे। सभी के स्टेटमेंट इस तरह से आए। वसुंधरा जी जो राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही है, 10 साल तक राजस्थान में बहुत अच्छा शासन उन्होंने किया है, उनका स्टेटमेंट आप देख
लीजिए, वो भी कहती है कि भाई राजस्थान के बारे में केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा हम सब उसी को स्वीकार करेंगे, और सब लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, सब इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इस सरकार के खिलाफ पूरी एकजुटता है, एक रूपता है, और आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में 2 तिहाई से ज्यादा बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। इनको अपने घर की चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से इनके यहाँ सिर्फ उठक चल रही, जिस तरह से भाषा की मर्यादा तोड़ करके इनके मुख्यमंत्री जी सचिन पायलट जी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह से इनके विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ एकजुट है। चलिए ठीक है, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और प्रियदर्शी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल हमारा यही था दोनों पार्टियों को लेकर कि जो बयान या जो बात, किसकी बात में कितना दम है। कांग्रेस सत्ता में है, जाहिर सी बात है उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी भी पूरा ऑब्जर्व कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता सिर्फ इनके पास इस साल या इस कुछ महीनों तक ही है, उसके बाद बीजेपी वापस से सत्ता में आ जाएगी। हालांकि राजस्थान की जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो नवंबर दिसंबर का महीना ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।